हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति शर्मा और आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इन क्वेश्चन को बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दोनों को कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी परंपरा पर एक लघु निबंध लिखिए। तो देखो स्टूडेंट, जब हम लिबरल ट्रेडिशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे इसका फोकस होता है इंडिविजुअल्स पे। उदारवादी क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है और स्टेट का क्या काम है। स्टेट का काम ओनली लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। स्टेट का काम है यहाँ पे बिल्कुल लिमिट होती है। और तो पहले तो ध्यान दीजिए कि उदारवादी परंपरा क्या कहती है हमसे कि हम स्वतंत्र रूप से जन्म लिया है हमने, है ना। हम स्वतंत्र रूप से हमने जन्म लिया है और हमारे कुछ राइट्स ऑलरेडी हमें गिवन है। हमें प्राकृतिक रूप से हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं और गवर्नमेंट इसमें लिमिट होती है, अपना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। इसी को ही हम बोलते हैं उदारवादी परंपरा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स को भी एक्सप्लेन किया है मैंने, जैसे कि ये जॉन लॉक हो गए, जे.एस. मिल हो गए और टी.एच. ग्रीन हो गए, ठीक है। तो ये देखते हैं कि क्या बोलते हैं। तो देखिए ये जो जॉन लॉक हैं वो क्या कहते हैं कि हमें जो राइट्स मिले हुए हैं ना, वो हमें राजा से नहीं मिले हैं। हमें किसी राजा ने राइट्स नहीं दे दिए कि ये लो भैया तुम्हारे राइट्स हैं। हमें राइट्स नेचुरली रूप से मिले हुए हैं। कौन कौन से ये 3 राइट्स की बात करते हैं। एक तो जीवन का अधिकार, ठीक, लाइफ, लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इन तीनों राइट्स को प्राकृतिक अधिकार बोल रहे हैं कि ये जो हमें तीनों राइट्स जो मिले ना वो हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, हमें किसी राजा ने नहीं दिया। वहीं पे जे.एस. मिल क्या कहते हैं कि जब तक किसी को हार्म नहीं होती है, मतलब हमारे राइट्स से जो हमें ये सारी राइट्स मिली हुई है, जब तक किसी को हानि नहीं होती है तब तक स्टेट जो है वो इंटरफेयर ना करें, ठीक है, तब तक वो इंटरफेयर ना करें। वहीं पे टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस, ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार लिमिट होनी चाहिए, कम इंटरफेयर करे, तो सिर्फ इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना ही इनफ नहीं है, बल्कि एजुकेशन भी होना ज़रूरी है और हेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ज़रूरी है। उनका भी अधिकार होना चाहिए हमारे पास। ये नहीं कि सिर्फ ये 3 अधिकार होने चाहिए, हमारे पास और भी बहुत से अधिकार हैं। शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और हेल्थ का भी होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल लाइन में समझिए, लिबरलिज्म का क्या मतलब है। लिबर्टी, स्वतंत्रता प्लस राइट्स प्लस लिमिटेड स्टेट, ठीक है। तो एक बार हम उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत, तो उदारवाद के जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें पहला है जो कि हमने डिस्कस किया अभी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद का सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। तो उदारवाद जो है मेन फोकस इंडिविजुअल पे ही करता है। वो बोलता है कि एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। उदारवाद मानता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। जे.एस. मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में क्या कहा है कि किसी भी सभ्य समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल तभी रोक लगाई जा सकती है जब उसके कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं पे जे.एस. मिल क्या कहते हैं कि सरकार को वहीं पे इंटरफेयर करना चाहिए जब उसे लगता है कि लोग जो हैं वो अपने राइट्स का गलत उपयोग कर रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने जे.एस. मिल ने इसे क्या कह दिया, हार्म प्रिंसिपल कह दिया। वहीं पे मिल के विचार, अभिव्यक्ति और जीवन शैली की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक। अब वही सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जिसे हम ये जो है किसने दिया था, जॉन लॉक ने दिया था, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। और अच्छे से हम जानते हैं ये प्राकृतिक अधिकारों में 3 अधिकार की बात करते हैं। एक तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। उन्होंने कहा कि अधिकार जो है राज्य द्वारा नहीं दिए जाते हैं, है ना। ये अधिकार जो है व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, हमें किसी राजा ने नहीं दिया या सरकार ने या राज्य ने बना के नहीं दिया है। हमारे ये जो अधिकार है वो हमें जन्म से ही प्राप्त हैं। राज्य का निर्माण एक सामाजिक अनुबंध है। और जॉन लॉक ने कहा कि राज्य का जो निर्माण है एक सामाजिक अनुबंध है। मतलब कि पहले कोई सरकार नहीं होती थी, पहले कोई राज्य ही नहीं होता था, है ना।
फिर हमने देखा कि हमारे पास कुछ राइट्स हैं, अब उस राइट्स को भी कोई संभालने वाला भी होना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। तभी जाके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहाँ पे लोगों ने एक सरकार को चुना और बोला कि तुम हमारे जो ये अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करोगे, ठीक। और राज्य का मुख्य कर्तव्य हो गया इन अधिकारों की रक्षा करना। यदि राज्य ऐसा करने में विफल होता है, अगर राज्य हमारे जो ये अधिकार हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो हमारे पास ये राइट्स होगा, लोगों के पास ये राइट्स होगा कि वो सरकार को चेंज कर सके, बदल दें। थर्ड पॉइंट है हमारा सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। उदारवाद निरंकुश राज्य के विरुद्ध है। ये मानता है कि सरकार की शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना कर सके, है ना। वहाँ पे निरंकुश राज्य होते हैं ना, जो बिल्कुल अपने प्रजाओं से जो वो बोले वही करने के लिए कहते हैं, फोर्स करते हैं कि तुम यही करो। तो उसके बिल्कुल वो विरुद्ध थे। वो ये कहते थे कि सीमित होनी चाहिए यहाँ पे सरकार, वो हमारी स्वतंत्रता में, लोगों की स्वतंत्रता में कोई इंटरफेयर ना करे। वहीं पे मोंटेग्यू ने अपनी पुस्तक में क्या कहा, द स्पिरिट ऑफ लॉ में शक्ति पृथक्करण को सिद्धांत को प्रस्तुत किया उन्होंने। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस सिद्धांत का उद्देश्य शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना और स्वतंत्रता की रक्षा करना है ना। उन्होंने शक्ति को केंद्रीकरण से रोका और शक्तियों को उन्होंने विभाजन कर दिया, ठीक है। कानून का शासन, उदारवादी परंपरा में कानून को सर्वोच्च माना जाता है ना। कानून को सर्वोच्च माना जाता है। एवीडीसी के अनुसार कानून के शासन के 3 तत्व हैं: कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता और व्यक्तिगत अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा। सहमति और प्रतिबंध लोकतंत्र। उदारवाद के प्रकार, शास्त्रीय उदारवाद के प्रमुख विचारक हो गए जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम। और इनके मुख्य विशेषता क्या है कि इन्होंने न्यूनतम राज मतलब कि लिमिटेड हस्तक्षेप की बात की, लिमिट सरकार की बात की, मुक्त बाजार व्यवस्था की बात की और नकारात्मक मतलब इनका बात है कि इनकी जो जिस स्वतंत्रता की ये बात करते हैं ना, वो नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई। ये कहते हैं कि राज्य को यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और कम से कम सरकार हो, ठीक है। वहीं पे आधुनिक उदारवाद क्या कहते हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म, ये इसमें थे टी.एच. ग्रीन। आधुनिक उदारवाद मानता है कि केवल राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं देकर व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि राज्य जो है शिक्षा पे, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं भी व्यक्ति को दे और जिससे सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हो। ये नहीं कि ये बोल दे कि सरकार के यहाँ पे लिमिटेशन होनी चाहिए, कम हस्तक्षेप का हो, ठीक है। उदारवाद का महत्व पढ़ लीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित का संक्षेप टिप्पणी कीजिए। सत्ता और राजनीति, और दूसरा है लोक के अधिकारों पर विचार, और तीसरा है प्रक्रियात्मक न्याय। तो पावर की क्या मीनिंग है? सत्ता जो है, सत्ता को ही हम पावर बोलते हैं, है ना। तो पावर की क्या मीनिंग है? कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर की मीनिंग क्या होती है? दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, है ना। दूसरों को इन्फ्लुएंस करना यानी कि प्रभावित करना, और डिसीजन लेने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता, है ना। इसी को हम पावर कहते हैं। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि पावर मतलब अपनी इच्छा दूसरों पर लागू करना। मैक्स वेबर क्या कहते यानी कि इच्छा को दूसरों पर लागू करना, इसी को पावर कहते हैं। इसलिए बोलते हैं पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड पावर। राजनीतिक सत्ता के चारों ओर घूमती है। तो आई थिंक आपको ये पावर का मतलब समझ में आ गया होगा। बाकी सत्ता और राजनीति को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है थ्रू पैराग्राफ। सत्ता राजनीति की केंद्रीय अवधारणा है। राजनीति को सत्ता के संघर्ष, वितरण और प्रयोग की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने, नीतियां लागू करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सत्ता आवश्यक होती है ना। कुछ भी काम करने के लिए हमारे पास सत्ता जरूरी होता है, पावर, राइट। अब मैक्स वेबर को मैंने एक्सप्लेन किया कि वो कहते हैं कि
सत्ता वह संभावना है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरे के प्रतिरोध के बावजूद अपनी इच्छा को लागू कर सकता है ना? वेबर के अनुसार सत्ता का आधार केवल बल नहीं होता बल्कि वैधता भी सत्ता को स्थापित करता है। वहीं पे रॉबर्ट ढाल ने क्या कहा है कि सत्ता को संबंधात्मक अवधारणा मानते हैं और उनके अनुसार जब ए किसी प्रकार से बी को ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो सामान्यता न करता, तब सत्ता का प्रयोग होता होता है ना? मतलब कि जब हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना होगा, तो उसी को सत्ता होता है। अब जैसे कि मान लो ये जो लॉज़ लागू होते हैं, तो वो वहाँ पे एक अ, पावर है कि अगर आप इस कानून को नहीं मानोगे, तो आपको दंडित किया जा सकता है, राइट? अब सेकंड है लोक के अधिकारों पर विचार। अब लोक के अधिकारों पर विचार हमने किया है, वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, है ना? उन्होंने थ्योरी भी दी थी। और इनके अनुसार क्या है, जॉन लॉक राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी परंपरा के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। उन्होंने अधिकार को राज्य की देन ना मानकर प्राकृतिक बताया, है ना? र लॉक क्या कहते हैं कि ये जो भी राइट्स मिले हैं ना, वो हमें राजा ने नहीं दिया है, ये हमें नेचुरली मिला है, प्राकृतिक अधिकार है ये हमारे, ठीक है? इनके अनुसार व्यक्ति राज्य से पहले अस्तित्व में था। और उनके कुछ मूल्य अधिकार जन्मजात हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो है ना राज्य से पहले बना है, राज्य पहले नहीं बना है, पहले व्यक्ति बने, फिर व्यक्ति ने एक सामाजिक अनुबंध किया है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर राज्य बना है। इसीलिए जो हमें कुछ अधिकार मिले हैं ना, जो कुछ अधिकार है उनमें से वो हमारे मूल अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं। तो लॉक के अनुसार 3 प्राकृतिक अधिकार कौन से हो गए? एक तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र और समान होता है, लेकिन अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोग सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य का मुख्य उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना होता है। तो लोग क्या कहते हैं कि जब एक प्राकृतिक अवस्था थी, मतलब कि जब वहाँ पे कोई शासन नहीं था, कोई राजा नहीं था, ठीक? कोई राजा नहीं था, कोई लॉ नहीं थी उस टाइम पे बनी हुई, तब प्राकृतिक अवस्था में था। फिर जब लोगों को ये लगा कि हमारे पास जो ये अधिकार हैं, उसको सुरक्षा के लिए भी अम, कोई होना चाहिए। तो उन्होंने अपने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए बैठे, ठीक है? जिसे हम सामाजिक अनुबंध बोल दिया इसको हमने, ठीक है? उन्होंने डिस्कस किया कि अब ये जो हमारे राइट्स जो हमारे पास है, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो चलो हम अपने में से ही किसी को अम, चुन लेते हैं, जिसको सामाजिक अनुबंध बोले और उसके माध्यम से उन्होंने एक राज्य का निर्माण किया। और राज्य का काम क्या है? सिर्फ़ अधिकारों की रक्षा करना है, ठीक है? अगर हमें लगता है कि सरकार जो है वो निरंकुश हो रहा है, ठीक है? तो हम नागरिकों के पास ये अधिकार होता है कि हम अम, उस सरकार का प्रतिरोध कर सकें, ठीक है? और दूसरा सरकार हम ये चुन सकें, ठीक है? थर्ड पॉइंट है हमारा प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध न्याय के तरीकों और प्रक्रियाओं से है, ना कि केवल अंतिम परिणाम से। ये अवधारणा इस बात पर बल देती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष, तटस्थ और पारदर्शी होनी। तो ये प्रक्रियात्मक न्याय क्या कहता है कि ये जो हमारे प्रोसेस है, ठीक है? हमारे जो प्रोसेस है वो फेयर होना चाहिए। प्रोसेस जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। तो जस्टिस हमारा फेयर हो गया, उसी को ही हम क्या बोल देंगे? प्रक्रियात्मक। तो हम अब एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एग्ज़ाम्स रोज़ सेम होने चाहिए ना? अगर आप देख रहे हो एक स्टूडेंट्स को उनको बोल दिया जाए कि चलो आप फ़ोन लेके आ सकते हो अंदर और आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते अंदर। तो ये रूल्स थोड़ी हुआ फिर, सेम रूल्स थोड़ी हुआ, है ना? और चेकिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी कॉपीज़ चेक जो हो रही हैं, वो भेदभाव से ना हो कि निष्पक्ष होना चाहिए। ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉपीज़ चेक हो रही है, वो निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि चलो अगर ये रोल नंबर है तो हम इसका ज़्यादा नंबर दे देते हैं, ये नाम है तो इसको हम ज़्यादा नंबर दे देते हैं, है ना? तो प्रक्रियात्मक न्याय क्या इससे
बल देता है प्रोसेस। प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए, जस्टिस फेयर होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के विचार को परिभाषित करें, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर कीजिए। तो देखिए, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का सिंपल मीनिंग क्या है? अपनी लाइफ खुद डिसाइड करना। तो अब यहाँ पे 2 तरह की स्वतंत्रता आ जाती है। एक तो नेगेटिव लिबर्टी, दूसरा पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है? नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहते हैं? कि स्टेट जो है वो हस्तक्षेप ना करे, कम हस्तक्षेप करे, ठीक? लिमिट की बात कर देते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट को हम यहाँ पे लिमिट होनी चाहिए। वहीं पे पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है कि सिर्फ फ्रीडम ही नहीं, कैपेसिटी भी होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, है ना? लोगों को सिर्फ ये ना बोल दे कि बस लिमिट सरकार होनी चाहिए, लिमिट हस्तक्षेप होनी चाहिए। तो सरकार को यहाँ पे लोगों को एजुकेशन देना चाहिए, उन्हें रोजगार देना चाहिए। तो टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं, रियल लिबर्टी तब होती है जब इंसान डेवलप करता है। रियल लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि हमें सरकार की कम लिमिट है। लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारे मन में जो आ रहा है हम वो कर रहे हैं, ठीक है? इसी को लिबर्टी बोलेंगे। लिबर्टी का मतलब तब होगा जब इंडिविजुअल अपना डेवलप कर पा रहे हैं, ओके? तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम, है ना? नेगेटिव को आप समझ सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम, और पॉजिटिव को आप समझ सकते हैं फ्रीडम टू, ओके। तो देखिए, हमने अभी क्या समझा नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? हस्तक्षेप से मुक्ति, है ना? और इस प्रश्न पर केंद्रित होती है कि व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में राज्य या अन्य लोग कितना हस्तक्षेप करते हैं, है ना? वहीं पे सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में क्या पढ़ा है हमने कि स्वयं पर नियंत्रण और अपनी क्षमताओं को वास्तविक रूप से विकसित करने की स्वतंत्रता। और ये इस बात पे जोर देती है कि व्यक्ति केवल हस्तक्षेप से मुक्ति ना हो, बल्कि वे वास्तव में स्वतंत्र रूप से सक्षम भी हो, ओके। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी हम नहीं समझ सकते हैं, बल्कि स्वतंत्रता की ये दो आवश्यक शर्तों के रूप में समझा जाता है। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।